फ्लाइट के भीतर की तस्वीर। आसाराम फ्लाइट में मौजूद थे, कुछ मिनट पहले वो तस्वीरें हमने दिखाई। अब कुछ घंटों के भीतर वो जोधपुर ले जाए जाएंगे। उनकी फ्लाइट पहले दिल्ली आएगी, दिल्ली से पुलिस उन्हें लेकर जोधपुर जाएगी। हम पल पल की खबर देंगे, ये भी बताएंगे कि जोधपुर में किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं वो आसाराम, उसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर कितने दिन के लिए भेजा जाता है। हम पल पल की खबर बताएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल, एक ऐसे संत पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है जो संत कहते हैं कि उनके 4 करोड़ उनके भक्त हैं, जिनके 425 से अधिक आश्रम हैं, 50 से अधिक गुरुकुल हैं, 1200 से अधिक समितियां हैं और देश के तमाम शहरों के अलावा दुनिया के कई शहरों में उनके आश्रम हैं। ऐसे संत पर इतना बड़ा इल्जाम, क्या ये संत समाज में अगर ऐसे लोग हैं, क्या ये इस बहस को जन्म नहीं देता कि ऐसे संतों को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़ा जोर से ये कहा कि 450 उनके आश्रम है, तो मुझको लगता है कि शायद आश्रम से आपको ज्यादा जो है परेशानी हो रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कहा यह जाता है कि वो लैंड ग्रैबिंग भी उन आश्रमों में हुई है, जमीनों पर कब्जा किया गया। कैसे किया, इस बात के तथ्य में आप नहीं गए। शरद यादव जैसे नेता ने आज अचानक जब ये बात आई तो आपने ये सामने रख दिया कि 450 थे और आप इतने दिन तक सोए हुए थे। कोई नहीं सोए और आज आप जग गए अचानक और आप उनको कहने लगे। पिछले 10 साल से आसाराम के प्रवचन, आसाराम के तौर तरीकों पर इल्जाम लगता रहा है। नतीजा यह है कि आसाराम ने एक बयान दिया, मीडिया वाले पागल कुत्ता है और टुकड़े फेंक दो, और इसलिए आप ज्यादा नाराज नहीं। इस पे हम ज्यादा नाराज, हमारी नाराजगी नहीं है। वो भारतीय कानून के मुताबिक गिरफ्तार हुए, हमारी नाराजगी से गिरफ्तार नहीं हुए। माफ करिए, उन पर एक पीड़िता ने बलात्कार की कोशिश या बलात्कार का आरोप लगाया है और उस आरोप के बाद आपका दृष्टिकोण में एक चीज लाना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई एफआईआर करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोषी है। एफआईआर के बाद जो है कोर्ट में जो है ट्रायल, सुनिए, ये भी नहीं है निर्दोष है। लेकिन आप इतना दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने जो है, हम दावे के साथ कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो एक बात करें, 2 पन्ने का एफआईआर है। मैं कह रहा हूं 8 पन्ने का हो, लेकिन एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सही करें और अदालत को तय करने दीजिए। भाव से आप उसके आचरण में ना जाइए। हम कोई आदमी 21 तारीख से उन्होंने जितने झूठ बोले हैं मीडिया में, बार बार कॉन्ट्राडिक्शन उनकी बातों में, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह न किए हो और किसी दबाव में ये कह दे कि नहीं साहब मैं चोर हूँ, कोई नहीं कर रहे। आप चाहते हैं आप कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट आप कैसे दे रहे हैं कि नहीं वो चोर है? सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो कोई भी भारतीय नागरिक गिरफ्तार होता और या पुलिस ने सम्मन दिया 30 तारीख को, 30 तारीख तक उसकी मियाद थी, तो पुलिस के सामने उनको जाना चाहिए। कानून की कद्र करना प्राथमिक जिम्मेवारी किसी नागरिक की नहीं, किसी नागरिक की। पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं सुनिए, तो इसका मतलब क्या है कि ए राजा ने जो किया, कनी मोदी ने जो किया, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? इसका मतलब जो आप करें, पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं या ऐसे जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो कर रहे हैं वही काम आसाराम करे, तो आप करें चोर चोर मौसेरे भाई, कोई गलत नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों गलत है, लेकिन आप एक आदमी को ज्यादा उभार करके ला रहे कि नहीं, मतलब आप तुलना ये कर रहे हैं, टीना जी, आप तुलना ये कर रहे हैं बाकी ऐसे लोगों से कि वो क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना क्या समान होना चाहिए। जबकि हमारे देश में कानून एक तरह का नहीं है। हमारे देश में कानून हमारे कानून बिल्कुल एक तरह का नहीं है। नहीं तो आसाराम 21 तारीख को 20 को एफआईआर हुआ, 21 को जेल में होना चाहिए था या गिरफ्तार होना चाहिए था, कोर्ट में पेश होना चाहिए था। कानून एक तरह का होता तो 3 दिन तक सम्मन के बाद आसाराम भोपाल में नहीं पड़े होते। कानून एक तरह का होता तो उनको पकड़ने के लिए 1200 पुलिस वाले नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम दिखाएं कि नहीं पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक। अगर इनके अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाते? सबके लिए दिखाएंगे, लेकिन संत जिनके 4 करोड़ आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, संत जो ताकतवर हैं, संत जिनके तथाकथित रूप से 4 करोड़ शिष्य हैं, संत जो अपने को परम पूज्य आदरणीय श्री श्री कहते हैं, वो संत अगर उन पर ऐसे इल्जाम लगे, वो संत आम आदमी से बहुत ऊपर। मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक चीज मैं अब्दुल मुजफ्फर मोहिद्दीन औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी, सुनिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू के ऊपर जो है जुल्म किया। हिंदू मुस्लिम ले जाके आप इसको रामेश्वर जो 1200 साल तक भारत की संस्कृति को कौन बचा के रखा था बताइए? रामेश्वर चौरसिया जी, कल से हम देख रहे हैं, बीच में पहले भी देखा, आसाराम जी के जो समर्थक हैं और जो बीजेपी में भी समर्थक थे जिन्होंने मौन व्रत धारण किया है पिछले 4 दिन से, वोकल जो लोग थे, इसको अचानक हिंदू से जोड़ रहे हैं। हिंदू हित का मामला है क्या?
आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगता है, पुलिस संगीन धारा में दर्ज करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। इसमें हिंदू हित कहां है भाई? चौरसिया जी, आपको भी इसमें हिंदू हित दिखता है क्या? नहीं, देखिए अजीत जी, इसको तो धार्मिक मुद्दे से जोड़ना नहीं चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दो चीज होता, अगर जोधपुर की पुलिस के कोई बड़ा अफसर आपके सामने होता या बड़ा कोई कानूनविद होता तो लगता है चर्चा ज्यादा सार्थक होती कि इतने दिन क्यों लगे। देखिए, इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं इस देश में, आचार्य शंकराचार्य भी जेल गए हैं इस देश में, कत्ल का इल्जाम भी लगा है, प्रधानमंत्री पर केस चला है। ऐसा नहीं है, कानून बराबर है। हाँ, लेकिन जिस तरह के वक्तव्य आसाराम बापू की तरफ से आया वो नहीं आना चाहिए था। जिस तरह की पुलिस का एक्शन रहा, लगा कि खास और आम में नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों चीजें या तो कानूनविद अच्छी तरह बता सकते थे या जोधपुर पुलिस बता सकती थी। क्योंकि मैं मानता हूं, मैं फिर कहता हूं कि आप कहे आसाराम बड़े संत हैं, इतने अनुयायी हैं, तो ये आसाराम जी की जिम्मेवारी बनती थी कि देश की संस्कृति के वो प्रवर्तक। चलिए एक मिनट रामेश्वर चौरसिया जी, आप बीजेपी के नेता है। आसाराम जी की जिम्मेदारी तो आप फिक्स कर रहे हैं, उनकी बनती थी कि वो संत थे तो पुलिस के सम्मान का सामना करते, और उसके बाद जिस ढंग से तमाशा कल हुआ वो नहीं होता, वो उनकी जिम्मेदारी थी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की क्या जिम्मेदारी थी? क्या बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही उन पर इल्जाम लगे, बिना पुलिस की जांच के बीजेपी नेता जजमेंटल होकर यह कहते, और जैसा कि कहा गया कि राजनीतिक साजिश है, आसाराम संत हैं, उनके पीछे जो साजिश रची गई है गलत है, इसकी निंदा करते हो, एकजुटता ये सही है? क्या आप ये इसके लिए रिग्रेट करते हैं बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी नेताओं की तरफ से चूक हुई? जी बिल्कुल। देखिए, फिर मैं आपको वही बात कर रहा हूं, आसाराम जी को समझना चाहिए कि बीजेपी के नेता चाहे कोई बड़े लोग अगर उनके समर्थक में हैं तो उनकी और जिम्मेवारी बढ़ जाती थी कि कहते कि नहीं भैया, इतने बड़े लोग हमारे। फिर आप आसाराम की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, हम आसाराम की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे। सामने आना चाहिए, बार-बार मैं दोहरा रहा हूं। आसाराम जी, हम रामेश्वर चौरसिया की माफ करें, बीजेपी की जिम्मेवारी की बात नहीं कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी। हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेताओं की क्या जिम्मेदारी बनती थी? क्या उन जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया कि ऐसे मामले में तुरंत आसाराम के साथ खड़े हो गए और राजनीतिक साजिश करार दे दिया, और जिस तलखी से बयान दिए, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे आसाराम की पैरोकारी की? अजीत जी, इसमें दो बात आपने कही। पहले आप बीजेपी बोल रहे थे, देखो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया उसमें कहीं ये नहीं था, उन्होंने बोला कानून अपना काम करेगा। तो आपने कहिए कि उमा भारती, प्रभात झा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिए, बीजेपी उसकी निंदा करती है, और बीजेपी का बयान नहीं था, व्यक्ति विशेष का बयान था। 10 दिन से नहीं कहा गया, 8 दिन से। मैं उसी पर आ रहा हूं अजीत जी, थोड़ा अरे सुनने का पेशा, मैं उन्हीं पर आ रहा हूं। जिन लोगों ने ये बयान दिया, चाहे उमा भारती जी, प्रभात जी ने जो बयान दिया, मैं मानता हूं कि इंडिविजुअल उनके भक्त ने अगर बयान दिया तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्होंने यही कहा साजिश हो सकती है। तो आसाराम जी को कहना चाहिए था कि भाई साजिश हो सकती है, तो साजिश का भी पर्दाफाश तभी होगा जब जांच होगी। जांच के लिए तो उनको तैयार होना था। बिल्कुल, उनको तैयार होना था, लेकिन किसी ने, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि जांच मत करो। लेकिन आपके कई नेताओं ने कुछ नहीं कहा, जिसमें सुषमा स्वराज शामिल हैं। जब संसद में शरद यादव बार बार कह रहे थे कि सुषमा जी आप तो बोलिए, क्योंकि आप रेप के मामलों में फांसी की सजा की मांग करती हैं, और ये आसाराम संत हैं और इस पे इतना बड़ा इल्जाम है। 5 बार शरद यादव ने कहा सुषमा जी आप बोलिए, आप बोलिए, सुषमा जी चुप रही। बीजेपी के कई नेता, महिला नेता, सबने चुप्पी क्यों साधी? क्योंकि संत आसाराम का सवाल था या नहीं? देखिए, आपको फिर मैं बता रहा हूं, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें कहीं नहीं आती, कांग्रेस कहीं नहीं आती भैया। इसमें तो जोधपुर पुलिस से आपको पूछना चाहिए था, और आसाराम जी से भी पूछना चाहिए कि आपने ये जो ड्रामा किया भक्त। अरे हम सुषमा स्वराज से क्यों नहीं पूछना चाहेंगे? हम सुषमा स्वराज से क्यों नहीं पूछना चाहेंगे? हम स्मृति ईरानी से क्यों नहीं पूछना चाहेंगे? हम मीनाक्षी लेखी से क्यों नहीं पूछेंगे? हम उमा भारती से क्यों नहीं पूछेंगे? उनसे भी, जिन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, उनसे भी, जो आसाराम के इस जो भी उनका रवैया है उसकी निंदा नहीं की, उनसे क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि अगर रेप की कोई घटना पर ये सब वोकल होते हैं, इतना बड़ा संत अगर उस पर इल्जाम है, चुप क्यों है? सुनिए, मेरे चुप्पी भी कुछ कहती है। एक मिनट, हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे रविशंकर,
रविशंकर प्रसाद जी और शाहनवाज जी ने डे 1 से कहा है कि जो भी हो कानून अपना काम करे, इसमें राजनीति को नहीं घसीटिए, इसमें पुलिस और आसाराम के बीच का मामला है, भक्त अपने बयान दे सकते हैं, भक्त भक्ति। चलिए अच्छी बात है, बीजेपी में बहुत सारे भक्त हैं, इसका पता चला। में रोकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी में इतने भक्त आसाराम के थे जो उनके समर्थन में आ गए। आज हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया बीजेपी नेता, वो कह रहे हैं उनके भक्त जो हैं वो बयान दे सकते हैं और पार्टी उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, ये भी साफ तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे और पल पल की खबर देंगे कि आसाराम कब पहुंचेंगे जोधपुर और आगे क्या होगा आसाराम का। तो आसाराम रात में गिरफ्तार किए गए। अब जो खबर है उसके मुताबिक करीब आधे घंटे पहले उन्हें विमान में लेकर जोधपुर पुलिस जोधपुर के लिए रवाना हुई है। पहले उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा और कुछ घंटों के बाद आसाराम जोधपुर में होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी, उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा, पुलिस की जांच होगी और उसके बाद देखना होगा कि आसाराम के साथ क्या होता है। क्या आसाराम जेल जाते हैं या रिमांड के बाद उन्हें बेल मिलती है या पुलिस को जांच में इतने सबूत मिलते हैं कि आसाराम की मुश्किलें और बढ़ जाती है। पल पल की खबर पर हम नजर रखेंगे। तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक विमान के भीतर की तस्वीर है, जिस विमान में एयर इंडिया के विमान में आसाराम बैठे नजर आ रहे हैं, उनके आसपास पुलिस वाले हैं। इस विमान में बिठाकर आसाराम को दिल्ली लाया जा रहा है। रात भर उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर रखा गया है और जैसा कि हमने कल रात भर दिखाया आपको कि वहां गिरफ्तारी से पहले 1000 पुलिस वालों को आश्रम की घेराबंदी करनी पड़ी थी। अब बारी है जोधपुर में क्या होता है। जोधपुर में भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, पुलिस भारी पुलिस बल की मौजूदगी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और आसाराम के साथ वही अंजाम हो जो कानूनन किसी भी आम आदमी के साथ होता। देखना है कि जोधपुर पुलिस आगे किस तरह से अदालत में पेश करती है और अदालत का रुख क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आसाराम की रवानगी के तुरंत बाद हमारे संवाददाता इंदौर संवाददाता प्रवीण दुबे ने क्या देखा, जरा देखते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट जिससे आसाराम बापू अभी रवाना हो रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि उनके तमाम तमाशे और नौटंकी का जो इंदौर में अभी तक था उसका एक तरह से पटाक्षेप हुआ और इसके बाद जो कुछ भी करना है वो जोधपुर पुलिस को करना है। ये फ्लाइट दिल्ली जाएगी इंदौर से और उसके बाद उन्हें उसके जोधपुर ले जाया जाएगा और इस लड़की से दुराचार के मामले की पूरी तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 इंदौर। चलिए, अब जो कुछ होना है जोधपुर में होना है और वो 1 से 2 बजे के बीच आसाराम जोधपुर पहुंचेंगे पुलिस की निगरानी में, पुलिस की हिरासत में और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। हम इस पर नजर रखेंगे, बताते रहेंगे एक संत को आखिर ये दिन देखना क्यों पड़ा, एक ऐसे संत को जिन्हें कहते हैं 4 करोड़ से ज्यादा उनके भक्त हैं। एक उनके समर्थक हमारे स्टूडियो में हैं, जरा समझना चाहेंगे क्या संत आसाराम अपने भक्तों के बीच परम आदरणीय परम पूज्य आसाराम संतई परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। हम इस पर बात करेंगे इनके भक्त से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरंभते कर्माणा शांत पुनः पुनः, मैं उनका अनुयायी नहीं हूँ, न मैं उनका समर्थन भी नहीं हूँ। तो मैं एक धर्म की तरफ से आया हूँ, भारतीय धर्म की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। तो भारतीय धर्म ने आपको प्रवक्ता नियुक्त किया कि आप आसाराम का समर्थन करें? मैं अपने तरफ से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो पतन हो रहा धर्म का, उसके अंदर इतना गिरावट न हो। और संतों का जो पतन हो रहा है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो तमाशा हो रहा है, संतों के पतन की चिंता नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसी की चिंता है, उसी लिए आए हैं, उसी लिए आपसे बात हो रही है हमारी। मैं ये कहना चाहता था कि अभी हमारे पहले आप एक बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा आप बीजेपी के क्यों पीछे पड़े हुए, बीजेपी तो खुद जो है संतों के पीछे पड़ी हुई है, उससे हम तो आसाराम की बात कर रहे हैं। नहीं, आप आसाराम नहीं है, हम आसाराम की बात कर रहे हैं। आसाराम ने संतों की परंपरा का, संतई का निर्वाह किया, जिस ढंग से आसाराम ने तमाशा किया नहीं, और जो उन पर संगीन इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि संगीन इल्जाम किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है और उनके ऊपर अभी इल्जाम लगे हैं। अभी किसी के ऊपर कोई भी का इल्जाम नहीं, ना तो वो किसी के हैं, वो संत हैं, 4 करोड़ उनके भक्त हैं। उसके पहले इल्जाम लगा, उसके पहले के वृत्तांत को आप नहीं बता रहे हैं। एक लड़की ने इल्जाम लगाया, उसके पिता ने भूख हड़ताल की धमकी दी। एक लड़की ने ये कहा कि उस लड़की का अपमान कर रहे हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, जो विक्टिम है उसका आप अपमान कर रहे हैं, नाबालिग लड़की का। आप नाबालिग लड़की का अपमान कर रहे हैं कि किसी ने किसी पर आरोप लगाया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो लड़की के साथ जोधपुर में जो है जो घटना हुई, वो लड़की दिल्ली आती है, वो आसाराम बाबू से मिलना चाहती है, उनके फादर उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, ये सब करना चाहती है। इससे उस घटना का और जो ये आरोप है उसका क्या रिश्ता? आखिर क्यों मिलना चाहती है? और क्यों मिलना इसका मतलब जो मिलना चाहेगी उसके साथ आसाराम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उसके पहले घटना हो चुका था,
क्या घटना हो चुकी थी? ये जो घटना हुई थी वो लड़की ने यहाँ पे लिखाया है दिल्ली तो मतलब आपको आसाराम की मंशा पर, आसाराम के इरादे पर कोई संदेह नहीं है, आपको उस लड़की पर संदेह नहीं, है? आसाराम के ऊपर आप वही बात कर रहे हैं, कैलाश विजय ने किया या बीजेपी के नेता कुछ कर रहे हैं? दोनों के ऊपर आ जाता है, दोनों के ऊपर जो इसलिए आता है कि जीरो जो है तो आप इसका मतलब आपको संत आसाराम में अगाध श्रद्धा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत उस लड़की ने बहुत अगर उन्होंने गलत किया है, अदालत में ये साबित हुए कि आसाराम ने किया या नहीं किया है, पुलिस जांच में बात आई या नहीं आई, आप एक तरह से आसाराम को क्लीन चिट दे रहे हैं, उस लड़की को कटघरे में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपने शरद यादव जी की बात की, मैं आपकी बात अभी मेरी बात बहुत चिंताजनक बात कर रहे हैं। मैं आपसे धर्म की तरफ से आए, हिंदू धर्म की एक तरफ चीज से। बताइए, मीडिया का क्या रोल है? मीडिया कोई फोटो स्टेट कॉपी नहीं है, मीडिया जो है खबर को अंदर से निकाल के लाती है जी। तो आपका एक कर्तव्य है कि असलियत कहानी क्या थी उसको आपको पता करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस का पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के भरोसे आप रहेंगे। और आपका कर्तव्य है कि आसाराम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और उन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और आप आसाराम के समर्थन में हिंदू धर्म के खिलाफ। मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का जो है कहीं पे जो है कदम लड़खड़ा जाए और आप ऐसे महत्वपूर्ण आदमियों का सहारा भी उनको न मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सब कुछ धन बल और भक्त बल दोनों है, किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात प्रबुद्ध जी जो है, कुछ करना बुद्धि जो है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आपको रिफाइंड करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मुझे एक सेकंड बताएगा, जांच बताएगी, हम क्यों बताए? हमने तो आप जांच नहीं कर रहे हैं और एक तरफा आप निर्णय भी दे रहे हैं। निर्णय नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था, हम कह रहे हैं पुलिस की जांच में उन्हें सहयोग करना चाहिए। हम कुछ कहेंगे कहाँ भाग गए? भागे गए वो, अरे भागे नहीं, वो संबंध में गए नहीं, वो आश्रम में वो 4000 समर्थकों के साथ थे, पुलिस ने आश्रम में बाकी समर्थकों को जाने से रोका, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जबरन उन्हें। आपको क्या लग रहा है कि आसाराम आए कि प्रभु हमें ले चलो, हम साथ हैं, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है और हमें कानून में आपका समर्थन करना चाहिए? और ला क्या कहता है? ला उन्होंने जो है वकीलों से एक मिनट, मैं दो बातें कहना चाहूंगी बहुत कैटेगोरिकली। पहली बात कि अगर आपको लगता है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं, तो आप उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कम से कम चैनल पे बैठ के तो नहीं कर सकते। पहली बात मैंने मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत देर बोले, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैंने उनके बारे में नहीं, आप संत नहीं, आपने कहा वो लड़की क्यों मिलना चाहती थी, उसकी मंशा क्या थी, ये सब क्या था, सुनिए। और अब दूसरी बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि अगर आप आसाराम जी को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया है वो सही है, उन्होंने जो किया है वो एक मिनट सुनिए, मैं 10 दिन के ये जो उनका 10 दिन का जो रवैया रहा है, अगर उसे आप सही कह रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कॉमन मैन को कभी भी नोटिस सर्व नहीं किया जाता है इस देश में। और आसाराम जी बापू को जो 10 दिन का समय मिला है वो इस देश का दुर्भाग्य है कि उनको समय मिला है। एनके सिंह जी, हम आपके पास भी आएंगे, पहले आप ही से कि ये संतई परंपरा का निर्वाह भी नहीं और इस ढंग से हिंदू धर्म की आड़ में बचाव भी है। अब जो भी बचाव कर रहे हैं इसको हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म के प्रवक्ता एक मिनट जरा सुन तो लीजिए जरा, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी और चर्चा का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, इसका हिंदू धर्म से मतलब क्या है? अजीत भाई, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, धर्म धर्म पिछले 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, धर्म के मायने क्या होते हैं? क्या ये धर्म के मायने होते हैं? क्या होता है धर्म? धर्म जिया जाता है, धर्म किया नहीं जाता, किया नाटक जाता है, जो पिछले 10 दिनों में हुआ, दुनिया ने देखा, समाज ने देखा। बिल्कुल। पर अर्थ मात्र कहने का इतना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से बड़ा नहीं बनाया जा सकता। देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, वो भी प्रथम नागरिक है, कोई वीवीआईपी नहीं है। पर अर्थ मात्र कहने का इतना है कि कानून से ना कोई ऊपर था, ना कोई ऊपर है और ना कोई ऊपर रहेगा। समूचा संत समाज, आध्यात्मिक समाज जो अध्यात्म को समझता है, वो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है अगर जो आरोपी पाए जाते हैं। आरोप लगे, आरोपी नहीं है जी। अब एनके सिंह साहब, एक सवाल ये भी है कि ये पहली बार कोई आसाराम का मामला नहीं है। जब भी किसी संत पर, हम संत की ही बात करें, वो नेता की बात कर सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो क्या गलत है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर संत पर आरोप लगते हैं, हम दक्षिण भारत में भी देखा संत पर आरोप लगे, इसके पहले भी कई बार लगे, राधे मां पर भी लगे, वो सेक्स सीडी की भी खबरें आई, अक्षरधाम मंदिर में भी आरोप लगे, तमाम ऐसे आरोप लगे हैं और जेल भी गए हैं संत, ये भी पहली बार नहीं है। और कत्ल की साजिश में शामिल होने के शंकराचार्य पर भी आरोप लगे।
अब सवाल उठता है, संतों पर, साधुओं पर या तथाकथित संतों पर आरोप लगते हैं और उसके बाद इस तरह से कानून को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या भक्तों की ताकत या राजनीतिक जो उनके पीछे कोई राजनीतिक नेताओं का जो वरद हस्त है या भक्ति है? क्या जी, बड़ा अच्छा सवाल है। ये हुआ ये है कि देखिए, ये क्यों लगे 10 दिन, इसके पीछे भारत में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। जैसे ही बीजेपी में कोई उमा भारती, कोई विजय वर्गीय खड़ा होता है और बोलता है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो राजस्थान में है, आप याद रखिएगा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उसको लगता है कि अरे ये तो लगता है कि उनके सपोर्टर्स का मदद ले गई, वोट ले गई, तो उन्होंने भी इसको स्लो कर दिया। ये दोनों चाहते थे कि इस तरह से जो आशाराम के सपोर्टर्स के वोट हैं वो मिले। ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इस पूरे संत परंपरा को आशाराम ने काफी नीचे किया अपने 10 दिन के कंडक्ट से। गरिमा में होता कि आशाराम कहते, अगर वो निर्दोष है तो कहते कि नहीं साहब बिल्कुल सही है, मैं पुलिस के पास जाता हूं, इस देश की कानून व्यवस्था के पास जाता हूं, अगर वो देखते हैं तो करे, बड़ा गरिमा में रहता। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे संत परंपरा पे आरोप लगे, लेकिन उस पर लगा कि नहीं, जनता को आज विश्वास नहीं रहेगा कि हम जिस संत पे विश्वास कर रहे हैं वो कहीं बलात्कारी तो नहीं है। तो इसलिए एक नई चीज डेवलप हो रही है जो कि खतरनाक है। जी एनके सिंह जी, खतरनाक है और विश्वास भी टूट रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, 10 दिन तक ड्रामा चला, अब जांच होनी है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ साफ होगा, एकदम नीट एंड क्लीन निकल कर बाहर आएगा, इसकी उम्मीद कितनी की जाए? नहीं, देखिए, प्रोसिक्यूशन, हम बता दें कि पिछले 40 सालों में इस तरह के केसेस में, मैं रेप लेता हूं क्योंकि इसके अलावा अभी लॉ नया बना है, लेकिन रेप के केसेस में 40 साल में रेट ऑफ कन्विक्शन 49% से घट के 24% पे आ गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आप बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं दे पा रहे हैं। इस केस में यह देखना है कि इस केस में किस तरह से पुलिस अपना प्रोसिक्यूशन करती है, एस्टेब्लिश करती है। मेरे ख्याल से 10 दिन में जो डिले हुआ है रेप केसेस या इस तरह के एबेटमेंट के केसेस में, एविडेंसेस बिट जाते हैं। तो ये एक गलती पुलिस ने बरती है। ये इस लड़की का परिवार है जो इंसाफ की लड़ाई के लिए इस हद तक था कि अनशन करेंगे, नहीं तो हो सकता है साम दाम दंड भेद अपनाकर आप कर ही दिया था, लगभग कर लिया था। ये तो मीडिया और सब दबाव था जनता का, जिसकी वजह से यहां तक आ पाया है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनिए, बाकी लोग एक तरफ आसाराम का समर्थन नहीं, बिल्कुल सही कह रहा। मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा 29% जो है केसेस में जो है 24% रेट ऑफ कन्विक्शन। तो ये है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 24% है वो है, बाकी कोर्ट ने बाकी और लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्या वो लोग सब बेगुनाह? ऐसा है कि दिल्ली में सड़क पर बंदा ने कार से लोगों को रौंदा और जो लोग रौंदे गए बच गए, उन्होंने कहा कि मेरा पैर ट्रक से टूट गया, ट्रक मेरे ऊपर आ गया, और उसके पीछे की कहानी मीडिया में आई, 10 लाख से 50 लाख दिया गया। ये बात मनु शर्मा ने क्या किया वो दुनिया ने देखा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, और कैसे गवाह यहाँ खरीदे जाते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, पुलिस को खरीदा जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरा समाज हमारा गलत है। इसका मतलब ये है कि 24% लोग जो है वही सही है। हम ये कह रहे हैं कि छूट लोग गए, इसके आधार पर निर्दोष हो गए, ये पूरी तरह से मान लेना जस्टिफाई नहीं करता है कि वो बलात्कार थे और बाकी जो परसेंटेज थे वो भी चोर थे। चलिए, हम उस पर ये मानने की नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं वो चोर, वो भी चोर। हम ये कह रहे हैं आप कहने का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट में जाएगा वो सब चोर है। आपको ये पता होना चाहिए, प्रियदर्शनी मट्टू केस में जिनकी हत्या रेप के बाद हुई, अदालत ने जजमेंट में लिखा कि हम जानते हैं कि इसके साथ रेप और बलात्कार हुआ है, लेकिन पुलिस ने जांच में इतने सबूत नहीं जुटाए कि हम सजा दें। हमें अफसोस है कि हम उसे रिहा कर रहे हैं। ये मजिस्ट्रेट ने, जज ने, मैं आपको बताऊं, मट्टू के फादर हमारे पास आते थे, हमने और मैं उस लड़के के पास मैं गया था और जेल में गया था मैं, और लड़का छूट के सबसे पहले मेरे पास आया। मैं आसाराम तो मैं ये कह रहा हूँ की बात कर रहा हूँ, मैं आसाराम की बात आप किसी चीज को जबरदस्ती एक मिनट किसी चीज को थोप देंगे? नहीं, हम थोप नहीं देंगे। थोप तो आप रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आसाराम परम पूज्य आसाराम भगवान के सीधे अवतार हैं। नहीं, परम पूज्य कोई नहीं है, और हमारे लिए सब समान है। सुनिए, हमारे लिए आसाराम है, बाबू आसाराम भी नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जितने 10 दिन से जो ये हो रहा था, इसमें इस तरह से जो है हमारे भारतीय संस्कृति का नाश हुआ। संस्कृति पे नहीं हो रहा है। ये आसाराम की बात हो रही है। आसाराम पे आसाराम कौन है? आसाराम है तो ये मैंने बताइए। एक बार आप कहते हैं वो बाबा है,
एक बार आप मैं कहते नहीं हैं कहता आसाराम, हूं, हाँ। मैं नहीं कहता हूं। फिर कौन कहता है? वो उनके भक्तों के बीच बाबा है, मेरे बाबा नहीं है, आपके हो सकते हैं। नहीं, मेरे नहीं। 4 करोड़ भक्तों के हो सकते हैं। मैं क्यों बाबा? मैं मानता हूं आसाराम है जो खुद को संत कहते हैं। हाँ, ठीक है। खुद को संत कहते हैं, इसके साथ हो सकते हैं, उनकी नजर में संत हो सकते हैं, उनके संत का तय उनके भक्त करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आसाराम पर जो आरोप लगे बहुत संगीन आरोप है। आसाराम पर एक लड़की ने, जो नाबालिग लड़की ने जो आरोप लगाए, बहुत संगीन आरोप है। और उन आरोपों की बिना पर, उन आरोपों के आधार पर अगर कोई मामूली आदमी होता तो शायद 10 दिन पहले सलाखों के पीछे होता, पुलिस वारंट लेकर जाती, अदालत तय करती को गुनाहगार है, बेगुनाह है, लेकिन कम से कम ये ढीला ढाला रवैया नहीं होता। लेकिन आसाराम के मामले में हुआ। अब हैरत इस बात की है कि यहां जब कानून को अपने ढंग से, मैं आप फांसी देना चाहते हैं आप सबको, और आपको क्लीन चिट देने आए, आप क्लीन चिट देने, तरह से बात हो रही आपने है। क्या जांच कर ली है कि आसाराम निर्दोष है और लड़की दोषी है? मैं कह रहा हूं वो तो सामने आ कह ही रहे हैं कि जाएगा। लड़की दोषी है। देखिए, इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये बात आसाराम पर भी लागू होती है। बिल्कुल सब पे लागू होगी। लेकिन जब पिछले कोर्ट 10 में दिन जो से है जो आएगा, जब लेकिन कोर्ट में जब मामला चलेगा, उसके बाद अगर निकल के ये आ गया कि वो निर्दोष थे, तो फिर आप क्या करेंगे? हम कहीं नहीं दोषी हैं भाई, आप गलत ढंग से बात को समझ रहे हैं। या तो एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे वो दोषी है, हम कह रहे हैं, प्लीज हिंदी में कह रहा हूं, साफ साफ दर्शक समझ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं आसाराम दोषी है। ये फैसला हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट ये फैसला करेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, इतनी संगीन धाराओं में नॉन अवेलेबल होता है, पुलिस ने उन्हें सम्मन देकर बुलाया, सम्मन की मियाद पूरी हो गई, वो नहीं गए, इसका मतलब उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उनकी गिरफ्तारी के लिए जबरन 1000 पुलिस वालों ने उन्हें आश्रम की घेराबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की। सवाल ये उठता है, क्या आसाराम कानून से ऊपर है? क्या उनको कानून का सम्मान करते हुए पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, जांच का सामना करिए। आज पिछले 10 साल से उनको बार बार जो है उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, उनके नाना प्रकार के एलिगेशन लगे। मतलब आप 2 बार फिर उनके ऊपर जो है वो रेप केस लग गया। मुझे आश्चर्य है, मुझे आपको सैल्यूट करता हूं कि आप जिस ढंग से आसाराम की वकालत कर रहे हैं, जिस ढंग से तरफदारी कर रहे हैं, आपको सैल्यूट करता हूं। एक आदमी का आपके इस एक आदमी को सलाम करता हूं। अगर एक आदमी को, किसी निर्दोष आदमी को सजा मिलती है, निर्दोष हम सजा देने का रहे हैं, सजा कोर्ट देगी। मैं उनको निर्दोष नहीं कह रहा हूं, मैं निर्दोष नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा अरे हूं। हम सजा देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जयंत मिश्रा जी, सजा हम नहीं दे सकते, सजा स्टूडियो में नहीं मिलती है, सजा अदालत देगी। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कानून के मुताबिक या पुलिस के सम्मान के मुताबिक उन्हें थाने में जाना चाहिए था, पुलिस के पास पुलिस क्या सब केस जो है हल कर देती है। चलिए नहीं मानेंगे, मैं समझ रहा हूँ कहां शुरू करें कहां खत्म करें। हिंदू धर्म बहुत खतरे में है, आसाराम जी के समर्थक है, हिंदू धर्म बहुत खतरे में है। देश के हिंदू धर्म के नाम पर आसाराम हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक और सबसे बड़े शुभचिंतक है। आसाराम पर आरोप हिंदू धर्म पर आरोप है, ऐसे भक्तों का, समर्थकों का यही कहना है और इनके मुताबिक हम उन्हें अपराधी ठहरा रहे। सच है, अपराधी कोर्ट तय करेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं उन्हें कानून का, पुलिस का सामना करना चाहिए था, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए था। जी अजीत जी, इस पूरे डिस्कशन से मुझे ये लगा कि अगर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति ऐसे लोगों के, ऐसे कुतर्क के हाथ में जो महेंद्र मिश्र जी कर रहे हैं, उनके हाथों में चली जाएगी तो शायद इसकी परिणति मुझे समझ में आती है कि क्या होगी। मुझे इससे बचना चाहिए और महेंद्र मिश्र जी, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अपनी थोड़ी तर्क क्षमता बढ़ाए। जो आपने तर्क दिया ना, तर्क क्षमता काफी बढ़ी हुई है, उससे हिंदू धर्म का नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा कहते हैं तो सुनिए, आपको लगता है ये जो कह रहे हैं वो तर्क है? हम तमाम साधु संत एक जिम्मेदारी से बड़ी कहना चाहते हैं, जितने भी आध्यात्मिक अखाड़े हैं, जूना, निरंजनी इत्यादि जो भी संतों के अखाड़े हैं, मैं बड़ी श्रद्धा और विनम्रता के साथ कहूंगा कि अपने प्रवक्ता को नियुक्त करें जो बुद्धिजीवी और आध्यात्म का पक्ष रखें, परंतु आस्था कुतर्क पर नहीं चलती और भाव पर नहीं चलती। परंतु इतना कहना चाहूंगा, जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, डिबेट हो रही है, कानून से ना कोई बड़ा था ना कोई बड़ा भविष्य में होगा। चाहे अगर जो आसाराम आरोप लगे हैं, दोषी कोर्ट तय करेगा क्या होता है क्या नहीं, हम कुछ कहना। पर एक बात कंप्लीट कर देने दीजिए, वक्त की कमी है, मात्र इतना कि धार्मिक धर्म जिया जाता है, किया नहीं जाता, किया नाटक, रूपांतरण और प्रपंच, लेकिन अधर्म किया जाता है। धर्म जिया जाता है लेकिन अधर्म किया जाता है। तो